अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद से हैं रऊफ क्लास्ट्रा और इंशाल्लाह सईद काजी साहब कल हमारे साथ प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, नई हुकूमत लेकर आई है आपके लिए एक साथ दो तोहफे। आज से बिजली फी यूनिट 5 रुपए 89 पैसे और पेट्रोल 4 रुपए 12 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। यकीनन पेट्रोल महंगा होने से अब हर जरूरत की चीज महंगी हो जाएगी, लेकिन क्या हुकूमत को इस बात का एहसास है कि आवाम की जेबें तो उतनी ही हैं, वो तो हमने नहीं बढ़ाई, तो ये बढ़ते हुए अखराजात कैसे पूरे होंगे? क्या ये आवाम का मुआशी कत्ल नहीं है? बम हमलों में तो नईते लोगों की जानें जा ही रही हैं, तो क्या इस मुआशी कत्ल से हुकूमत आवाम को नहीं बचा सकती? आवाम आखिर जाए तो कहां जाएं? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी की सरपरस्ती बाहर से की जा रही है और ओबामा से मुलाकात में मैं ड्रोन हमलों का मसला उठाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के इल्ज़ामात का उन्हें इल्म नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर कब पता चलेगा कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती कौन कर रहा है? और ओबामा से मुलाकात में ड्रोन का मसला उठाने से क्या ड्रोन हमले रुक जाएंगे? और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के इल्ज़ामात से आखिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ लाइल्म क्यों है, उन्हें इल्म क्यों नहीं है? इस पर आज हम बात करेंगे। बड़ी दो अहम खबरें क्लासेस साहब से इस बारे में डिस्कशन होगी, लेकिन उससे पहले क्लासेस साहब की खबरें भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या शेयर करेंगे आज? जी शाहजी, आज 4 स्टोरीज हैं बड़ी अहम जो हम शो में डिस्कस करेंगे। एक तो एक हमारे यहाँ दोस्त हैं रिपोर्टर बड़े अच्छे मुश्ताक घुमन, उनकी खबर थी काबीना ने एक कानून की मंजूरी दी है जिसके तहत स्विस बैंकों में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का उसको वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। ये बड़ी अहम खबर है। इसमें हम आपको टोटल फिगर्स देंगे जो रिपोर्ट आई थी कि कितने पाकिस्तानियों का पैसा वहाँ पे पड़ा हुआ है। और अब जो नई काबीना है इसने एक नया लॉ पास किया जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है। जो उनकी पिछली मीटिंग हुई है वो आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई है, क्या फैसले हुए हैं और जो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का वो कैसे वापस आ सकता है। और साथ में जो मैं शेयर करूँगा 3 स्टोरीज हैं आपके साथ। एक सबसे अहम स्टोरी ये है कि फिगर पेश किए गए हैं लेटेस्ट यहाँ पे कि पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकार इस वक्त डॉलर लाने को तैयार नहीं है। क्यों लाने को तैयार नहीं है, क्या वजूहत हैं? और 2008 में कितनी सरमायाकारी पाकिस्तान में हो रही थी और 2011 में वो सरमायाकारी किस लेवल पे आके नीचे आकर ये गिरी है, वो आपके साथ इनके सनसनीखेज आप फिगर्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक स्टोरी इसको फॉलो अप ही समझ लें। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक लेमिनेशन स्कैंडल ये शाहजिया हमने डिस्कस किया था अपने प्रोग्राम में। पासपोर्ट का जो यहाँ पे आप बनने बंद हो गए थे, वजारत दाखिला जो पिछली हुकूमत है उनके दौर में स्कैंडल सामने आया था। अब जो नई वजारत दाखिला इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की है कौमी असम्बली में, वो आपके साथ ये शेयर करेंगे कि जब मौजूदा वजारत दाखिला इन्होंने कैसे यहाँ पे जो मुलजमान थे पिछले स्कैंडल के, पिछली हुकूमत के मुलजमान थे, तो नई वजारत दाखिला ने उनको कैसे क्लीन चिट दे दी, वो साफ ये बच निकले हैं। वो आपके साथ डिटेल हम पासपोर्ट लेमिनेशन स्कैंडल के आपके साथ देंगे। एक हुकूमत एक को मुलजम समझती है और दूसरी वजारत खारजा के जब ये नए बॉसेज आते हैं वो उनको क्लीन चिट कैसे देते हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और जो बड़ी एक अहम खबर है कि पाकिस्तान को कर्जे मिलते हैं, वो कर्जे जाते कहाँ हैं, वो कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। हाँ, इस चीज़ का वजारत खजानों को भी इल्म नहीं है और उसके पास भी फिगर्स नहीं है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस जो अहम खबर होगी इसमें कि पाकिस्तान का जो रिपोर्ट मेरे पास है, लगता है इस मुल्क में हम जो सांस भी ले रहे हैं ये भी बैरूनी कर्जे पे चल रही है कि कौन सा सेक्टर है जिसमें बैरूनी कर्जा इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है, ये भी डिटेल आज आपके साथ हम करेंगे। अच्छा खासा भारी आज एक तरह के हमारे पास खबरें हैं, बिल्कुल प्रोग्राम में आगे चल के सारी खबरें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लासेस अब सबसे पहले हमें बात करनी है कि वफाकी हुकूमत ने IMF से किए गए वादे को पूरा करते हुए बिजली पर जो दी जाने वाली सब्सिडी थी उसे खत्म कर दें। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आज से 201 से 300 यूनिट के लिए सार्फिन के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई है और 301 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 16 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है और 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली 18 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई है। जबकि जो ज़रई सार्फिन है उनके लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए 58 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में लोगों का क्लासेस अब पहले रद्द-ए-अमल जान लेते हैं। हमारे साथ कराची और लाहौर से हमारे नुमाइंदे, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार, लाहौर में लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है? जी शाहजिया, सूरत ये है कि जो रद्द-ए-अमल का जहाँ तक ताल्लुक है तो मुस्लिम नून की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी ट्रेडर्स, कल मेरी बात हुई है पाकिस्तान में लाहौर ट्रेडर एसोसिएशन के चेयरमैन शेख नामलाई से और खालिद परवेज जो दूसरे ग्रुप के चेयरमैन, यानी ट्रेडर्स के जो तीनों ग्रुप हैं लाहौर में बड़े, उन तीनों ने जुमेरात को हंगामी इजलास तलब किए हैं और वो ये कहते हैं कि हम शटर डाउन स्ट्राइक तक भी जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ,
खास तौर पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जिससे मुस्लिम लीग नून डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ लाहौर ईवान समतो तजारत के साबिक सदर है। मियाँ नवाज शरीफ का से बहुत बड़ा राब्ता और ताल्लुक है, और वहीं से उनके खिलाफ जो है वो मूवमेंट की एक कोशिश जो है वो सामने आ रही है। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये प्राइस हाइक जो इलेक्ट्रिसिटी की हुई है, तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें तयशुदा हैं। इसमें एक बात जो IMF से एग्रीमेंट हुआ था, तो क्लासा साहब शायद इसका जवाब और मजीद तफसील से दे सकें कि ये फैसला हुआ है कि 1.8% ऑफ द GDP जो इस वक्त सब्सिडी है इसकी पावर टैरिफ पे, उसको रिड्यूस करना है। IMF प्रोग्राम यानी 2014-15 तक कंप्लीशन पे इसको रिड्यूस करना है 0.3% टू 0.4% ऑफ द GDP। तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन 447 अरब रुपए की सब्सिडी में से सिर्फ आखिरी साल तक 100 अरब रुपए की सब्सिडी रह जाएगी, और ये जो जिन्होंने अभी 200 यूनिट तक कंज्यूमर छोड़े हैं शाजिया जी, अगले 2 सालों में ये भी विड्रॉ हो जाएंगे, और सारे के सारे लोगों से सब्सिडी जो पावर टैरिफ की है वो विड्रॉ होने वाली है, और तकरीबन 260 अरब का बोझ जो है अब तक ट्रांसफर किया जा चुका है, इंक्लूडिंग GST ऑफ द 17%। तो आगे जो मुश्किल ही मुश्किल है अवाम के लिए। कोई खैर की खबर जो है मुझे नहीं लगती कि हुकूमत से, क्योंकि जो IMF से एग्रीमेंट हुआ है $6.64 बिलियन का, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसकी क्वार्टरली रिव्यू को पूरा करना है, उसके ऊपर पूरा उतरना है, तो हुकूमत को ये इकदाम करना पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली। एंडी हमारे साथ है। एंडी, मौजूदा हुकूमत जो है वो 4 माह में अब तक अवाम पर 4 पेट्रोल बम गिरा चुकी है, बिजली 60% महंगी कर चुकी है, 4 महीनों में 4 बार बिजली आप महंगी कर चुके हैं। अवाम तो लगता है उनमें एहतजाज की भी सकत नहीं रही, क्या रद्द-ए-अमल है वहां पर अवाम का? हाँ, डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी तो सबने आना है सड़कों पे, ये बात तो हो रही है। अभी मैं घर में भी बात कर रहा था तो वो ये कह रहे कि अवाम खाएगी या बिजली का बिल अदा करेगी ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके मुल्क का जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, वो 8% और उसको आपने कम करना है, 3 तक लेके आना है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो आना है। ये शायद वैसे एक बात है कि हम हुकूमत को जितना भी क्रिटिसाइज करें, जिस तरह लेविशली हम रह रहे हैं, जो हमने एक उधार का लाइफ स्टाइल लिया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने जाके इसको एडजस्ट करना था। वो हम करते या हमारी आने वाली जनरेशन करती, वो किसी ने तो लेना था। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, और उसकी कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं, फेड अमेरिका हर महीने $85 अरब अपनी इकॉनमी में डालता है, लेकिन वहां पे भी बेहतरी नहीं आ रही। यूरोप के अंदर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, पैसे डाले जा रहे हैं। हर जगह दुनिया के अंदर ये हो रहा है कि वहाँ पे पैसे फराहम करके उसे उठाने की कोशिश की जा रही है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको पहले बिल्कुल मार दिया जाए और फिर इसको दोबारा से उठाया जाए। और बहरहाल कहीं ना कहीं IMF से मुआहिदों का ही नतीजा है। रियाज एंडी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर क्लासा साहब से भी बात करेंगे कि क्या भारी मैंडेट आवाम पर ही भारी पड़ गया। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, लगता नहीं है कि भारी मैंडेट अवाम पर भारी पड़ गया है? हुकूमत से बाहर रहकर एहतजाज करना बहुत ज्यादा आसान होता है, सियासत चमकानी बड़ी आसान होती है, जब हुकूमत में आते हैं तो आटे दाल का भाव पता चलता है। शाजिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जो हमें एक इन्होंने उम्मीद दिलवाई थी साग डार साहब ने, और जो उनको पोर्ट्रे किया गया था, और हमारे जैसे भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने बैठ के उनको एक लेबल किया था कि शायद इसाक डार साहब आएंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी, और शायद रातों रात पता नहीं कौन सा यहाँ पे ये करतब होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको याद होगा जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो जानबूझ के मीडिया में हमने खुद बैठ के, मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमने खुद सहाफ़ियों ने बैठ के अपनी तरफ से रिपोर्ट्स देना शुरू कर दी कि बाजी नवाज शरीफ साहब आ गए और सऊदी हुकूमत ने एक इनके लिए पैकेज तैयार कर लिया, जिस पैकेज के तहत ये बिल्कुल इनको तेल फ्री मिलेगा, इनको डॉलर मिलेंगे, इनको ग्रांट्स मिलेंगी। ये लोगों में उम्मीदें दिलवाएंगी कि शायद सऊदी हुकूमत जो है वो शरीफ बिरादर्स पे बड़ी ये सॉफ्ट भी है, बड़ी मोहब्बत प्यार भी है, बड़ा तल्लुक़ भी है।
तो मेरा ख्याल है लोगों को जो इनसे तवक्कुआत थी वो तो पूरी ही ऑफ कोर्स अगर मैं कहूँ भी तो हो रही तो लोग नहीं मानेंगे। आपने जिस तरह के फिगर अभी बताया कि 18 रुपए फी यूनिट अगर घर के किसी बंदे या किसी फैक्ट्री को या किसी इंडिविजुअल को देने पड़ेंगे, हम जस्ट वंडरिंग कि कहाँ से। मैं अपने घर का आपको बता रहा हूँ, कुछ अर्सा पहले तक ये 3,000 रुपये तक का बिल आया था, लास्ट टाइम ये 12,000 रुपये का बिल उस पर दिया है मैंने अपने घर का दिया। हम कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे, कोई ऐसा कोई वहाँ पे इतना बड़ा वो ये काम भी नहीं होता। अब जो अब आपने फिगर पढ़े हैं, मैंने भी पढ़ के सुना है, ये बिल तो जाएगा 15-20 हज़ार रुपये तक। तो लोग कैसे और इसको किस तरीके से अफोर्ड करेंगे। इसहाक डार साहब जो काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख का ये बहुत बड़ा एक अजीब व गरीब काम हो रहा है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है। ये सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, ये यहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ किस किस्म के हकायक छुपा रहे हैं? अगर हकायक छुपा रहे हैं क्लास साहब तो किस किस्म के? मैं उसी पे आ रहा हूँ। इनकी एक अजीब सी पुरसरारियत मुझे नजर आती है। मतलब मैं ये तुर्की में था, इतने डिस्टेंस पे मीडिया को रखा गया है कि करीब ही नहीं आने दिया कि आपकी और इनकी टर्किश की आपस में बातचीत क्या हो रही है, मुआहदे हो रहे तो उनकी इम्प्लीकेशन क्या है। बिल्कुल पुरसरारियत है, अभी तक किसी को नहीं बताया गया कि इन मुआहदों के अंदर क्या। हमने उनसे मांगे, मैं बता रहा हूँ कि पुरसरारियत इस हुकूमत में कैसे आके पेनिट्रेट कर गई, और 3 महीने अभी इनको हुए हैं। हमने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि हमें वो तो दें ज़रा, जो आपने MOU साइन किया, हमें कापीज़ तो दें। हमें कापी देने को कोई तैयार नहीं है। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें कापीज़ दें, शेयर करें, लोगों को बताएं ये शराइत हैं, इन शराइत के तहत पाकिस्तान में यहाँ पे सारे काम होने हैं। सेम आप क्या कर रहे हैं कि IMF के साथ आप मिलके आते हैं, मुलाकातें करके आते हैं। पहले आपने कहा कि हम यहाँ पे $4 बिलियन लेंगे, लोगों ने कहा चलें जी हाफ आपको मिल रहे हैं। अब आप कहते हैं $7.8 बिलियन ले लें, उस पर आपने मजीद जाके शराइत मानिए। आप पार्लियामेंट में जाके IMF की शराइत क्यों लेके नहीं जाते? ये तकरीरें कर करके इन्होंने वहाँ पे बेहोश किया हुआ था लोगों को। ये जब पीपल्स पार्टी का दौर इनका था, ये कहते थे पार्लियामेंट में चीज़ें लेके नहीं आते, अब पार्लियामेंट से छुपाते हैं। इसहाक डार साहब बड़े क्लीन आदमी हैं, अपने आप को दावा करते हैं कि उन्हें बड़ा फाइनेंस का पता है। हालांकि लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हें इकॉनमी का इतना पता नहीं है। जो पहले की टीम बैठी हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जो जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से चली आ रही है, आज भी वही उनको गाइड कर रही है। एक ही तरीका है, एक ही सलूशन है इनके पास क्राइसिस से हल करने का कि IMF से लोन लेते हैं, और उसकी डिटेल भी हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे मैंने अपनी स्टोरी में कहा कि किस किस सेक्टर में ये लोन खर्च हो रहा है और कितना हो रहा है, वो भी फिक्र नहीं है वजारत खजाना के पास, वो मैं आके आपसे बात में करूँगा। ये सारी पुरसरारियत है। अच्छा, सबसे इनकम्पिटेंसी कहाँ पर आ रही है भाई? यहाँ पे तहरीक इंसाफ आई थी, बड़े नारे मार के थी कि हम जाएंगे, बड़ा रियल अपोजिशन करेंगे, हम जाके टफ टाइम देंगे। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग तो मुका है, फेयर एनफ। इनसे कभी आपने देखे कभी कोई इनकी रिक्विजिशन वहां पे फाइल हुई हो? एक भी इनका वहां पे बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा जो होमवर्क के कौमी असम्बली में जाता हो PTI का, वो जो चीजें पढ़ता हो, इस पे बैठ के कोई रिसर्च करता हो, इस पे कोई सवाल डालता हो, इस पे कोई तहरीक इल्तवा डाले, इस पे किसी कोई कमेटी की मीटिंग में कोई लेके जा रहे, कोई ऐसा सच एक्टिविटी आपको नजर नहीं आ रही। जस्ट एक टिकर चला देंगे, मुजम्मत कर देंगे, उस पर तनकीद कर देंगे, 2-4 लोग बाहर आ जाएंगे, एहतजाज हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इनको टफ टाइम कहीं नहीं मिल रहा। और जो मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ कि इसहाक डार साहब ने जो एलिमेंट ऑफ सेक्रेसी दिया है यहाँ पे, और बड़ी सख्ती की हुई है, काबीना डिवीजन में बड़ी सख्ती है, कोई एंटर नहीं हो सकता, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई नहीं जा सकता, कोई कागज़ कहीं से लीक नहीं हो सकता, जो लीक करेंगे उनको यहाँ पे ये सस्पेंड करेंगे, नौकरियों से निकालेंगे। एक टेरर की फजा बनाई है कि कोई खबर ही ना जाने पड़े। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है जी हम आपको इन्फॉर्मेशन, आपको एक्ट देने वाले हैं, आपको बिल्कुल क्लीन हो गया, कोई बंदा आए एप्लीकेशन दे और आके इन्फॉर्मेशन ले लें। ये जिस तरीके से आवाम को डील कर रहे हैं सेक्रेसी के नाम पे, एक मिस्ट्री मुझे नजर आती है। जो एक मेरा व्यू है, चाइना भी मैं गया, मैंने ये चीज़ महसूस की, मैं तुर्की भी गया, वहाँ महसूस की कि मीडिया को बहुत दूर रखा जा रहा है, उनको कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे की जा रही, कोई डिस्कशन नहीं हो रही, कोई ब्रीफिंग नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हैं। सही, हम तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें कि वो इस पर आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। मियां शाहिद इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियां शाहिद, क्या कोई सियासी जमात आज कोई एहतजाज, कोई मुजाहरा करेगी, कोई सड़कों पर निकलेगा इतनी कीमतों में जो इजाफा हुआ इसके खिलाफ? अच्छा, तमाम जमातों ने इसकी मजम्मत तो की है, लेकिन कोई मुजाहरा जो है इस्लामाबाद में कोई ऐसा अनाउंस नहीं हुआ। कोई पीपल्स पार्टी या सड़कों पर निकली अवाम सीख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बात हुई अवाम से वही उन्हीं की चीखें सुनी। बाकी जो है बयानात जो जरूर आए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई मुजाहरा हो या कुछ सड़कों पर निकले। और जो अभी शाजिया क्लासरा साहब ने फरमाया वो बिल्कुल ठीक फरमाया। मेरे इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी एक बात आई कि दौरा तुर्की के दौरान वो मीडिया को क्या बताते कि वहां पर जो इसहाक डार साहब थे और ख्वाजा आसिफ साहब थे, वो बिल्कुल इश्यूज जो पाकिस्तान में मौजूद हैं एनर्जी से, उनसे बिल्कुल लाइल्म थे। और जब वहाँ के इन्वेस्टर्स ने इनको पूछा कि वहाँ के इदारे हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमें पूरी की मावनत नहीं कर रहे, हमसे रिश्वत मांगते हैं,
तो इसहाकडार साहब जो हैं और ख्वाजा आसिफ साहब एक दूसरे के मुंह तकते रहे और नवाज शरीफ को पंजाबी में ये कहना पड़ा कि डार साहब ये की हो रहा है। तो अगर इस तरह के मामला होंगे तो फिर कीमतें बिजली की भी बढ़ेंगी और पेट्रोलियम की बढ़ेंगी, और ये किस तरह बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, इसका बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी चीज नहीं बताई जा रही। शायद ठीक है, बहुत शुक्रिया मेयर शाहिद आपका। जी क्लासा साहब, अभी हम कर्जों की भी बात कर रहे थे, जरा वो खबर भी हमारे साथ शेयर कर ही लीजिए कि बैंकों के जो अंदरूनी कर्जे हैं बेहताशा बढ़ गए, जाते कहाँ है, पूरा मुल्क हमारा कर्जों पर चल रहा है। शाजिया, ये कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट जमा करवाई है, इसहाक डार साहब ने जमा करवाई है। अगेन मैंने कहा बड़े काबिल आदमी है, बड़े ऑनरेबल आदमी है, क्लीन आदमी है, जैसे हम बार बार कहते रहते हैं। उन्होंने उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान के जब से आपकी हुकूमत है तो आपके ये कर्ज़ों की रेशो बढ़ गई है, आपने डोमेस्टिक लोन्स लेना शुरू कर दिए हैं और 600 रुपये से ज़्यादा ले चुके हैं। ये अपने ये पहले 3 महीनों में 200 रुपये की डोमेस्टिक बारिंग हो रही है। मीन्स लोकल बैंकों से कमर्शियल रेट्स पे पैसा उठाया जा रहा है। वो ये फरमाते हैं कि बजट डेफिसिट ज़्यादा है, हमारे पास हमारी कमाई थोड़ी है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो हमने मीट करने के लिए 2 तरीके पाकिस्तान ने यहाँ पे अडॉप्ट किए हुए हैं। एक लोकल बारिंग है कि बैंक के पास जाएं, जैसे आप और मैं जाते हैं, उनको कहते हैं जी आप हमें कमर्शियल लोन दें, 3 महीने के लिए दें, 6 महीने के लिए, उनके रेट्स ही डिफरेंट हैं जो ज़्यादा होते जाते हैं। एक तो 600 रुपये से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल विजिट्स बैठे हुए हैं बड़े, उनके पास बहुत करतब हैं यहाँ पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने डोमेस्टिक जो लोन्स हैं उनकी रेशियो बहुत खौफनाक बढ़ गई है। इवन पीपल्स पार्टी दौर में भी इतने मैसिव पैमाने पर इन्होंने डोमेस्टिक बारिंग नहीं की थी। यही इसहाक डार साहब जो हैं इस सेनेट में इतनी खौफनाक तकरीरें की हुई हैं, इतनी खौफनाक तकरीरें की हुई हैं इसी डोमेस्टिक बारिंग के खिलाफ कि पीपल्स पार्टी तबाह कर रही है, बैंकों से पैसा उठा रही है। एक तो ये है कि ये पैसा बढ़ गया है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें आ रहा हूँ कि इन्होंने कहा दूसरा जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ हमारी अर्निंग है, ये अर्निंग है इनके लिए, क्योंकि इसमें मेहनत तो लगती नहीं है, ये पैसा तो आवाम ने देना है। वो कहते हैं हम बैरूनी जो वसाइल हैं उनसे पैसा ले रहे हैं, IMF से ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, या दूसरे जो आपके यहाँ कर्जे ले रहे हैं, उन कर्जों का बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनसे पूछा गया था ये कर्जे इस्तेमाल कहाँ पे हो रहे हैं, ये जो आप कर्जे लेते हैं ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। तो अब आपके लिए मैं लिस्ट पढ़ने वाला हूँ जो दी गई है कौमी असम्बली को कि पाकिस्तान जो कर्जे लेता है ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। ये बड़ा शॉकिंग है, मेरे लिए शॉकिंग चीज़ है कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हमें खुद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, छोटे छोटे हमारे इशूज़ हैं, वो भी इसमें शो किए गए हैं कि ये बैरूनी इमदाद या बैरूनी कर्ज, इमदाद नहीं कहेंगे, बैरूनी कर्जों से चल रहे हैं। उसमें ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो मेरे पास रिपोर्ट है कि कौन कौन से हमारे सेक्टर हैं जिनको ये कहते हैं हम फॉरेन कर्जे लेके हम उनको चला रहे हैं, नहीं तो चले ना पाकिस्तान। एक और बात, इनको ये भी कहा गया था हमें बताया जाए कि ये जो पिछले 1 साल में आपने फॉरेन बोरिंग की है वो किस किस सेक्टर में कितना फॉरेन पैसा गया है। वो कहते हैं हमारे पास ये फिगर नहीं है, हम आप हमसे पूछें भी ना ये बात कि जो बैरूनी मुल्कों से अरबों डॉलर आए है वो किस किस सेक्टर में कितना कुछ लगा, ब्रेकअप दें। वो कहते हैं ब्रेकअप हमारे पास नहीं है, हम आपको जनरल बता देते हैं कि ये कर्जे कहाँ कहाँ खर्च हुए। ये एफिशिएंसी है इस मुल्क की, जो लोगों से अरबों रुपए दिन रात इकट्ठे कर रहे हैं, उनके पास हिसाब किताब अकाउंटिंग का भी कोई प्रोसीजर नहीं है कि पैसा गया किधर है, आया किधर है, रखना कैसे। जरा वो सुने जरा कि वो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सेक्टर में वो फरमाते हैं हमारा लोकल पैसा इस्तेमाल हो रहा है। वो फरमाते हैं जी कि जो हम बाहर से पैसा लेते हैं वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पे खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, वो ट्रेनिंग पे खर्च हो रहा है, वो एनर्जी पे खर्च हो रहा है, ये पावर पे खर्च हो रहा है, उसके बाद फ्लड्स हैं, गवर्नेंस या रिसर्च है, स्टैटिस्टिक्स हैं, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, फिजिकल प्लानिंग है, उसके बाद हाउसिंग है, रूरल डेवलपमेंट है, और पॉवर्टी रिडक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद सोशल वेलफेयर है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और वाटर है। अंदाज़ा करें ये इस मुल्क का हाशर हो चुका है। मैंने 20 से ज़्यादा आपको सेक्टर गिनवाए। वो कहते हैं हर सेक्टर हमारा कर्जे से चल रहा है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई मनी नहीं है, हम बाहर से जाते हैं, लोगों से पैसा लेके आते हैं। ठीक है क्लासेस साहब, कर्जों से चल रहा है, लेकिन कर्जों से चलने के बाद भी इनकी हालत कैसी है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। शायद मेरे लिए शॉकिंग चीज़ है जो मैंने 20-30 आपको नाम गिनवाए हैं, अभी मजीद इसमें शामिल हैं कि मुल्क का कौन सा सेक्टर रह गया जिस पे ये फॉरेन ये कर्जा नहीं लिया हुआ हमने, और उसके बावजूद भी एक तरफ आप कर्जे ले रहे हैं, अपने सेक्टर आपसे नहीं चलते। इवन पानी पीने के लिए आपको बैरून मुल्क का कर्जा लेना पड़ता है, आपको सड़क बनानी है तो भी कर्जा लेना है, आपने अस्पताल बनाना है कर्जा लेना है, आपने फिजिकल हाउसिंग प्लानिंग करनी है कर्जा लेना है, घर बनाना है सरकारी आप उसको खुद तो टैकल कर नहीं सकते। अच्छा, इसकी एक और पिक्चर मैं बताऊं, जैसे हमने पहले भी शो में किया हुआ है कि फमीदा मिर्जा साहिबा जब स्पीकर थी, जाते हुए कौमी असम्बली के अरकान के अलाउंसेज में 100% इजाफा करके गई। वो 40 करोड़ रुपए का मजीद बजट पे बोझ डाल के गए। जो MNAs बैठे हुए इनकी सैलरीज इजाफे हुए हैं, इनके अलाउंसेज में इजाफे हुए हैं, इनके पार्क्स एंड प्रिविलेज में होने चाहिए। मैं इस फेवर में हूँ कि आप इनको अच्छी सैलरीज दें, अच्छे पार्क्स एंड प्रिविलेज दें।
क्या उसके मुकाबले में रिटर्न भी दे रहे हैं? इनके टैक्सेस की डिटेल अभी आनी है, अभी इन्होंने गोशवारे जमा करवाने हैं। आप जरा इनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल देखिएगा और फिर ये देखिएगा कि इन्होंने पैसे कितने जमा करवाए हैं टैक्स में। और किसी दिन हम किसी अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब सेशन हो ना इजलास में, वो जरा गाड़ी का उस पर गाड़ियों पे कैमरा फिट कर दे, जिससे पता चल जाएगा कि कौन कौन किस गाड़ी में आता है। और ये 5,000, 10,000, 20,000 रुपए से ज्यादा इस मुल्क में टैक्स नहीं देता। ये भी वो टैक्स दे रहे हैं जो डिडक्ट हो रहा है उनकी सैलरी से। तो जिस मुल्क में पार्लियामेंट है आपको टैक्स देने को तैयार नहीं है, आपके वजीर आजम साहब ने 2 दिन मांग लिए कि जी मैं टैक्स गोशवारे मैं आके जमा करवाऊंगा। अभी आपको पता नहीं है 30 अक्टूबर डेडलाइन है। अगर आप ही फॉलो नहीं करेंगे, वजीर आजम पाकिस्तान टैक्स अपने रिटर्न जो हैं गोशवारे इलेक्शन कमीशन को शामिल अगर नहीं करवाएगा तो इनकी प्रॉपर्टी नजर कहाँ आती है? क्लासर साहब सच बताता कौन है? इनके 4-4, 6-6 घर होते हैं, एक छोटे-छोटे घर के अलावा 5-5, 10-10 मरलों के घर ये शो करवाते हैं। उनमें सच होता कहाँ है? आपने घर की बात की, मुझे एक और बात याद आ गई कि यहाँ पे एक बहुत बड़े हमारे रावलपिंडी के वजीर हैं, बड़े ताकतवर हैं, नाम लेते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। जब ये पंजाब हुकूमत ने बड़े घरों पे टैक्स लगाया, उन्होंने एक एप्लीकेशन भिजवाई वहाँ पे रावलपिंडी के उन टैक्सेशन ऑफिसर साहब को कि हजूर मेरे घर को बड़े घर की कैटेगरी से निकाला जाए। अच्छा। और वो निकाल दिया गया। उन्होंने टैक्स नहीं देना, इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जरा इनका लेवल ऑफ अब्जॉर्प्शन देखें कि आवाम जिस पे आज इन्होंने कर दिया 18 रुपए फी यूनिट बिजली होगी, है मैक्सिमम कर दी है। जब उनके घर पे टैक्स लगने की बारी आई तो मसूफ ने कहा कि मेरे घर पे टैक्स नहीं लगना। और जो वहाँ बैठे हुए अफसर जो हैं उन्होंने उनको अब्लाइज किया है उन वजीर साहब को। तो उसके बाद मुझे बताएं, लोगों से टैक्स लेने का जरूर लें, लोगों को टैक्सेस देने चाहिए, लेकिन आपकी जो अपनी स्ट्रेटजी है, आप खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं आवाम को? ये कुछ भी नहीं दे रहे, जो मुझे जहाँ पे लग रहा है ले रहे हैं और दोनों हाथों से ले रहे हैं। बिल्कुल, और दोनों हाथों से लूट रहे हैं, सिर्फ ले नहीं रहे क्लासा साहब, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ आखिरकार भारतीय वजीर खारजा ने जो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की, इससे लाइल क्यों है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कॉलर है रावलपिंडी से रेहाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं बात करना चाह रही थी, अभी जो बिजली के बिल बढ़े हैं। हेलो जी बोलिए। जी बोलिए। जो अभी बिजली के बिल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, हुकूमत से मेरा ये पैगाम है, इनको ना दीन का ना दुनिया का किसी चीज का पता नहीं है। तो बेहतर ये नहीं है कि धमाकों से हमें मार रहे हैं, बिजली के बिलों से हमें मार रहे हैं। तो बेहतर ये नहीं कि सारी गरीब आवाम को एक ही तरफा करके सबको मार दें और बाहर से कर्जे भी खुद लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे और कर्जे लेके इधर से पैसा गरीबों का भी सारा पैसा लेके और आराम की जिंदगी बसर करें, गरीब मर ही जाए तो अच्छा। बहुत शुक्रिया राना साहब, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि भारी मैंडेट भी तो हम लोगों ने आवाम नहीं दिया है। जी क्लास साहब, ठीक बात है, ये आवाम जब एहतजाज कर रही है, मुसीबत में है, दिए हुए वोट भी तो इन्हीं के हैं। नहीं, आवाम क्या करें? मुझे मतलब है, हम जब आवाम को बात, क्या ऑप्शन है इनके पास, क्या इनके पास अल्टरनेट है? या पीपल्स पार्टी थी, एक कहते लसरी वाले हैं, वो कहते कम चोर हैं, ये छोटे जो डाकू हैं या दूसरे हैं। अब इमरान खान साहब अल्टरनेट के तौर पर है, जो KPK में उन्होंने उनको वहाँ पे मैंडेट दिया कि शायद खान साहब आ रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस होगा। खान साहब एक ही बात पे आगे डट के रहेंगे, अटक के रहेंगे कि जब तक वहाँ तालिबान से मुज़ाकरात नहीं, अमन नहीं आएगा। वो ना पुलिस को बेहतर करने को तैयार है वहाँ पे, ना वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वहाँ पे ट्रेन करने को तैयार है, ना वो वहाँ पे दूसरे मीन्स इस्तेमाल करने को तैयार हैं। आज मैं खबर पढ़ा था अखबार में कि उनके वजीर साहब जो हैं, उन्होंने टिम्बर माफिया के साथ मिलकर, ये KPK की बता रहा हूँ, आज के अखबार की मैं खबर बता रहा हूँ, अंग्रेजी अखबार की, उसमें ये लिखा, उस्मान मंजूर साहब की खबर है, द न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने आज स्टोरी दी है कि KPK के जो वजीर साहब हैं, उन्होंने जाकर टिम्बर माफिया के साथ मिलकर एक सरकारी अफसर जो उनके प्रेशर में नहीं आ रहा था, उनका ट्रांसफर करवा दिया। ये तब्दीली है ये KPK में, ये आज की खबर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अवाम किसको वोट दें? पीपल्स पार्टी को वोट दिया, उन्होंने लुट के, करप्शन की और खुल के की और डट के उन्होंने जो करना है कर लें, हम तो ऐसे ही हैं। हम इनको लेके आए लोग के चलें जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ भी तो आजमाए हुए थे, पहली बार आए हैं। नहीं, फिर
नहीं, बात वो है फिर किसको लें? मैं बता रहा हूँ, इमरान खान साहब को KPK मिल गया है ना। आपने देखा उनके बयानात उठा के देख लें, वो कहते हैं जब तक तालिबान का मसला हल नहीं होगा सूबे में कुछ नहीं हो सकता। और भाई ये जब तक तालिबान से बातचीत जरूर जारी रखें, इमरान खान साहब खुद जाएं, मिलें, मुलाकातें करें, उनको दफ्तर बना के दें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जो भी करना है करें। और भाई बाकी कुछ तो काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, और इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आवाम को भी ब्लेम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बात वो है कि आवाम भी इस चीज़ पे खुश हो चुकी है। जैसे हमने पहले फिक्र दिए कि पाकिस्तान के जो कर्जे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जनरल जिया के दौर तक 2 से 3 अरब डॉलर का फिगर आता है, बल्कि भुट्टो दौर में, भुट्टो साहब के दौर में तो बहुत कम कर्जे थे, इंतहाई आप कह सकते छोटे से थे। आज 70 अरब डॉलर का पाकिस्तान यहाँ मकरूज हो चुका है। आपको याद होगा तुर्की से मैंने स्टोरी आपको बताई थी कि वहाँ के पाकिस्तानी एम्बेसी के रिसाले में छपा था कि 1962 में पाकिस्तान ने वेस्ट जर्मनी को 120 मिलियन 12 करोड़ रुपए का कर्जा दिया था कि वेस्ट जर्मनी पसमानदा है, पाकिस्तान ने तरक्की के लिए कर्जा दिया था। आज पाकिस्तान 70 अरब डॉलर का मकरूज हो चुका है। और ये रियाना साहबा ठीक कह रही थी कि यहाँ पे कर्जे लिए हैं। मैंने सरे माल की कहानी आपको कल सुनाई है, वहाँ पे इल्फल टावर जो बने वो कहानी मैंने कल आपको सुनाई है। वहाँ पे पार्क लेन में जिस तरह के करोड़ों की वहाँ पे पाउंड्स की प्रॉपर्टीज बनी है वो मैंने आपको कल प्रोग्राम में सुनाई थी। सारा पैसा कमा यहाँ पे रहे और किसी को कोई पता नहीं है टैक्स ये कितना दे रहे हैं। मतलब मैं हैरान होता हूँ, जिनकी अरबों रुपए की जायदादें हैं पाकिस्तान में 5,000 रुपए का टैक्स देंगे। हमारे जरदारी साहब ने पिछले 5 सालों में टैक्स ही नहीं दिया, जिनकी अरबों रुपए की करोड़ों रुपए की जायदादें मुल्क से बाहर। तो मतलब आवाम का कसूर अपनी जगह पे होगा, लेकिन इवन देन तो मेरा ख्याल लीडरशिप को भी देखना चाहिए थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्लासेस साहब, लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें इल्म ही नहीं है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है। वो कहते हैं कि दहशतगर्दी बाहर से हो रही है। तो क्या सिर्फ ये कहना कि बाहर से हो रही है? भाई निशानदही तो कर दें, अगर आपको पता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इतने लाइल में हमारे वज़ीर आज़म। नवाज शरीफ साहब मैं थोड़ा सा ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनके बारे में मुझे इतना पता है, मैंने खुद भी देखा, विटनेस हूँ। वो कोई अखबार खुद नहीं पढ़ते। अच्छा। कोई रिपोर्ट वो खुद नहीं, कोई आर्टिकल नहीं पढ़ते। उन्होंने बंदे रखे हुए होते जो उनको पढ़ के सुना देते होते। ये मैं खुद देखी हुई हैं चीज़ें, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ। मैं वहाँ पे जद्दा गया था 2005 में, मैं वहाँ पे मैं उसके हज करने गया था, तो मैं उसके बाद नवाज शरीफ साहब से मिला था। तो वो उनका जो वहाँ पे उनका पैलेस था जिसमें रह रहे थे, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था। उसमें बाकायदा एक बंदे का काम ही यही था कि वो बैठ के पाकिस्तानी अखबारात में जो कालम होते थे वो ऊंची आवाज़ में पढ़ के उनको सुनाता था। जो कोई अहम खबरें होती थी वो सुनाता था। मियाँ साहब कोई अखबारात नहीं पढ़ते और कोई इस तरह की चीज़ें वो नहीं करते। इसलिए अगर मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कहा है, या इमन उन्होंने वहाँ पे मनमोहन सिंह साहब ने वहाँ पे तकरीर में क्या इल्ज़ामात लगाए, मैं तो मानने को तैयार हूँ। बाकी नवाज शरीफ साहब को नहीं पता होगा। जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, कोई काबिल एहतराम प्रेस सेक्रेटरी, कोई मीडिया एडवाइज़र, कोई वजीर आते जाते उनके कान में नहीं डालेगा तो उनको नहीं पता चलेगा। आपने एक चीज़ नोट की है, पता नहीं पाकिस्तान में किसी ने नोट की है या नहीं की, जब इनका फुटेज चला है मनमोहन सिंह साहब का और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही है, आप देखें कि दोनों वजीर आजम बैठे हुए हैं। एक साइड पे पाकिस्तानी साइड बैठी हुई है जो उनको मदद कर रही है, उनको नवाज शरीफ। एक साइड पे इंडियंस बैठे हैं। आपको पता है आपका फॉरेन सेक्रेटरी जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं, उनका जरा नंबर देख लें, वो किस नंबर पे बैठे हुए हैं। जो आखिरी कुर्सी पड़ी हुई है वो जलील अब्बास जिलानी साहब की है, जो फॉरेन सेक्रेटरी है इस मुल्क के। आपके पहले 8-10 जो हैं वो वजीर बैठे हैं, कोई वजीर पानी बैठा है, कोई बिजली बैठा है, कोई सरमायाकारी बैठा है। भाई भारत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपको चाहिए कि आपका वज़ीर आज़म बैठा है, साथ में सरताज अजीज साहब बैठे हैं, उसके बाद आपके फॉरेन सेक्रेटरी को होना चाहिए। आपका फॉरेन सेक्रेटरी जो है उसकी चेयर जो है वो 12वें नंबर पे आपने लगाई हुई है। तो फिर तो मियाँ साहब ठीक कह रहे हैं। बाकी मैं तो मानता हूँ, जैसे मैंने कहा, मियाँ साहब को बिल्कुल पता नहीं होगा। कल को जो वो मियाँ साहब को बताएंगे, मियाँ साहब को वही पता होगा, इसका नुकसान भी हो सकता है। वही पता होगा। अखबार नहीं पढ़ते, मैंने खुद देखा है मियाँ साहब को, कोई अखबार नहीं पढ़ते। उनको बताया जाता है कि सर ये चीज़ है, वो पूछ लेते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, इस तरह की चीज़ें ज़रूर करते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं उनकी मीडिया टीम से या उनके करीब जो ये 2-4 लोग हैं, ज़्यादा तो नहीं है, कि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मियाँ साहब को किसी बात ये खबर भी पढ़ के सुना दें कि सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है, या मनमोहन सिंह ने जो अपनी तकरीर की थी तो वो क्या, वो खबर जरा पढ़ के सुना दें। कैसे पढ़ के सुना दें? वो तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उनकी कई भी बात हो सकता है बर्दाश्त ही ना हो, वो तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, उस पर जवाब फिर क्या देंगे वो? खैर शाहजहाँ, इस पे तो मेरा अपना एक, आपको पता है, एक अनपॉपुलर सा अपना एक छोटा मोटा मेरा अपना एक स्टैंड है कि इंडिया के साथ तल्लुकात किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। चाहे हम जो पेट्रियाटिज्म के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे आप ये कुछ भी कहते रहें। ये नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। मुझे अब हो सकता है देखने वाले ये है कि मैं यू टर्न ले रहा हूँ, लेकिन मैं यू टर्न लेने को तैयार हूँ।
नवाज शरीफ साहब की लाइन ठीक है, इंडिया के साथ तल्लुकात आपको ठीक किए बगैर पाकिस्तान के मुआशी मसाइल भी हल नहीं होंगे, पाकिस्तान में टेररिज्म जो इस तरह की चीज़ें जो हम इल्ज़ामात लगाते रहते हैं वो नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ मेरा ख्याल इकदाम हैं जो उनको नहीं करने दिए जा रहे या वो कर नहीं पा रहे। उसकी क्या रीजन हैं, क्या वजूहत हैं? एस्टेब्लिशमेंट उनको रोक रही है। जैसे कि अब सलमान खुर्शीद साहब का जो बयान है वो बड़ा इंतहाई मीनिंगफुल है कि पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नवाज शरीफ को इंडिया के साथ पीस नहीं करने पा रही। पाकिस्तान में बहुत सारी मेजॉरिटी ये समझती भी है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है, जब फौजी रूल आते हैं यहाँ पे तो उस वक्त तो कोई पटाखा नहीं बजता भारत में। भारत के साथ तल्लुकात भी अच्छे रहते हैं, बॉर्डर भी ठीक रहता है, हमारा आगरा समिट भी होती है, आना जाना भी शुरू होता है। लेकिन जो ही सिविलियंस आते हैं वहाँ प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन इवन देन नवाज शरीफ साहब को 2-4 मेरा ख्याल है बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। एक पाक इंडिया रिलेशनशिप का है, उन्हें लेना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा सा एक डिग्निटी रिस्पेक्ट फॉरेन ऑफिस के लोगों को देनी चाहिए। एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी जो लोग बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा जलील अब्बास जिलानी जो हैं उनको 12वें नंबर पे आपने बिठाया हुआ है और आप फिर कहते हैं पाक इंडिया मुज़ाकरात करेंगे, आप उनको दूर रख रहे हैं उससे। सही आगे बढ़ते हैं क्लासेस साहब। हम साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी जो है वो बैरूनी उसमें हाथ मुलव्वस है, बाहर से हमारे यहाँ दहशतगर्दों की जो है वो सरपरस्ती हो रही है। साथ ही आपकी भी खबर थी कि दहशतगर्दी की वजह से फिर जो बैरूनी सरमायाकारी है उसको भी धचका पहुंचा है। तो दोनों चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाए तो बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका। शाहजहाँ बिल्कुल, मैं इस स्टोरी का फ़ायदा उठाते हुए नवाज शरीफ साहब को, जैसे मैंने कहा कि आई होप कि कोई ना कोई उनको बताएगा, पढ़ के खबर सुनाएगा कि उनकी तकरीरें क्या की हैं उन्होंने, और उसके बाद अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। दहशतगर्दी के हवाले से बड़े अगेन इंतहाई उसमें कह सकते सनसनीखेज किस्म के फ़िक्र सामने आए हैं जो ये कौमी असम्बली में पेश किए हैं। जो रिपोर्ट मैंने वहाँ से एक निकलवाई है अभी वापस आके वहाँ से बहर से, उसमें ये कहते हैं 2008 में जो पाकिस्तान में फ़ौरन यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जो बहर से पैसा आ रहा था वो तकरीबन $4 बिलियन के करीब था, जो हर साल आ रहा था। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। अब 2011-12 की सुन लें, जहाँ पे 4 अरब था, 2011-12 के जो फिगर दिए गए हैं वो सिर्फ टोटल जो उन्होंने बताए हैं वो $820 मिलियन है। अच्छा, तो यकदम आपको $3 बिलियन की डिप हुई है। लेकिन मेरे पास इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उस पर स्टोरी करूंगा, मुझे याद दिलवाइएगा आप कि ये इसमें भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने झूठ बोला है कि इन्होंने जो फिगर पेश किए हैं वहाँ पे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पेश किए हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, मैं ले आऊँगा। उसमें ये फरमाते हैं तकरीबन $300 से $500 मिलियन के करीब पाकिस्तान में ये मौजूदा इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉरन इतनी डिप हुई है। यहाँ पे ये फरमा रहे हैं जी कि 2012-13 में हमारी इन्वेस्टमेंट बेहतर हो रही है, ज्यादा आना शुरू हो गई है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से बात को जो है वो शुरू करेंगे। नाज़रीन, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात करेंगे दहशतगर्दी से बैरूनी सरमायाकारी को किस तरह शदीद धचका लगा है। जी क्लासर साहब। तो शाहजहाँ इसमें इंटरेस्टिंग ये कोई खबर इतनी बड़ी नहीं हो सकती इन द गिवन सिचुएशन के $4 अरब सालाना पाकिस्तान में आ रहे थे, यकदम 820 पे आ गए। जो मेरे लिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है वो एक और है कि मैंने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ पेपर देखे, मैं आज अपनी फाइल में खोलूंगा, सारी देखूंगा। उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो ये कह रहे हैं 2012-13 में भी जो पाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो डाउन हुई है, कम हुई है। जितना फिक्र ये फरमा रहे हैं इस रिपोर्ट में कौमी असम्बली में पेश किए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ये कहते हैं हमारी 2012-13 में ऊपर जा रही है हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में बता रहे हैं नीचे आ रही है। अच्छा। कौमी असम्बली को बता रहे हैं ऊपर जा रही है। जरा झूठ का लेवल देखें दोनों का, मैं कागज लेके आऊंगा, दोनों को आके सामने रख के इसको करेंगे। और अगली बात यह कि इस मुल्क में जैसे दहशतगर्दी की बात हो रही है कि कौन आएगा यहाँ पे पैसा लगाने के लिए, और जब हम पर्टिकुलर कंफ्यूज कौम है, हमें ये नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। हम आज भी तालिबान को अपना दोस्त समझते हैं, आज भी हम भारत के साथ तल्लुकात अगर जो ठीक करने की बात करें उसको दुश्मन समझते हैं। हम भी बटे हुए हैं, हमारी सोच भी बटी हुई है, हम सब भी एक लाइन पर बटे रहेंगे। हाँ। जिस मुल्क में 40-50 हजार बंदा मारा जाए और अभी तक बहस हो रही हो कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, उस पर क्या मतलब है उस मुल्क के लिए या उसके अवाम के लिए हम आपस में बैठ के उस पर डिस्कशन करें, जजमेंट पास कर सकते हैं। बिल्कुल क्लास साहब आगे बढ़ते हैं। मुश्ताक घुमन हमारे साथ लाइन पे हैं। मुश्ताक, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्लास साहब कह रहे थे कि आपकी ये खबर है कि नए कानून से स्विस बैंकों में जो पड़ा पाकिस्तानी पैसा है वापस आ सकता है। कितना पैसा पड़ा है और लॉ कैसा है ये? देखिए, ये तो चूंकि हर गवर्नमेंट जो है दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो मुआहदे करती है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के,
तो इस वक्त इनके पास इंफॉर्मेशन कोई इस तरह की है कि $200 बिलियन के करीब पाकिस्तानी जो है उन्होंने वहाँ अपनी काली जो दौलत है वो छुपाई हुई है, और अगर उनके साथ ये इनका एग्रीमेंट जो है वो उसको रिवाइज कर लेते हैं और वहाँ तक एक्सेस ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल में वो काफी इनको पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ कहाँ से आया है। और ऐसे ही अमेरिका ने भी किया है, उन्होंने प्रेशराइज करके स्विस गवर्नमेंट को बहुत सारे वहाँ से उनको पता चला कि किन किन लोगों ने वहाँ पैसे रखे हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है। और जैसे क्लासा साहब कह रहे थे कि सर जी भाई, मैं कह रहा आपने कहा कि ये काली दौलत है। ये काली दौलत कैसी दौलत होती है? मुझे मैं देहाती आदमी, मुझे जरा समझाएं। ये बुर्का पहने हुई होती है, इसने काले कपड़े पहने हुए होते हैं, ये किस तरह की काली दौलत होती है? जरा आम लफ्जों में समझाएं कि आवाम को, मेरे जैसे देहाती को समझ आए। और है काली दौलत कोई, और क्लासा साहब ये भी पूछ रहे हैं काली दौलत है कहाँ से आती है? सर ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं होती, आप जाली कंपनियां बना लेते हैं, खोल लेते हैं, उसमें इंटरनेशनली जो है वो उसमें पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं और उसमें बेनामी सी होती है। और वो फिर बाहर ऐसे कंपनियां होती हैं जिनका बहुत सारी, जैसे जरदारी साहब का आपके सामने पैसे हैं और वो अभी चले डिस्प्यूटेड हो गए हैं, मगर है तो सही। और वो मान भी रहे हैं वो इस चीज को कि वो सारे थे, केसेस थे, ये था वो था। तो वो कहते हैं कि पैसे नहीं है, हमारे नहीं है। लेकिन घुमन साहब मुझे जो समझ आ रही है, तो है ना ये घुमन साहब जो मुझे समझ आ रही है, मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए थोड़ा इसको बैकग्राउंड दे दूं कि यहाँ पे कबीना का इजलास हुआ पिछले हफ्ते। उस कबीना के इजलास में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक समरी पेश की थी। उस समरी पे डिस्कशन हुई। उसमें यह कहा गया है कि ये बैरून मुल्क वहाँ पर्टिकुलर स्विस बैंक्स में पाकिस्तानियों के बारे में खबरें आ रही हैं, अरबों रुपए इनके पड़े हुए हैं, लिहाजा उनके साथ एक नया एग्रीमेंट किया। ऑलरेडी एग्रीमेंट है कि स्विट्जरलैंड के साथ, लेकिन एक दो मजीद निगोशिएशन की ज़रूरत है, जिसकी स्टोरी मुश्ताक घुमन साहब ने दी थी। और उस बैकग्राउंड में हम इनसे ये पूछ रहे हैं, इनसे स्टोरी पूछ रहे हैं कि ये जो पैसा था पाकिस्तानियों का स्विस बैंक में पड़ा हुआ, ये पैसा आया कहाँ से है? ये करप्शन का पैसा है, यहाँ पे टारगेटेड जो किलर्स है उनका पैसा है, ये डेवलपमेंट फंड से चुराया हुआ पैसा है, बैरून मुल्क से जो हमने $70 अरब के कर्जे लिए थे, ये वो पैसा है। घुमन साहब आप खोल के हमें नहीं बता रहे पैसा कहाँ से आया है जो पाकिस्तान से शिफ्ट किया गया पैसे। मेरे ख्याल में जिन चीजों की आपने निशानदेही की है ना, ये वही है जो कहीं भी लिखा पड़ा नहीं है कि पाकिस्तान में इन्होंने फलां बंदा है उसने इतने पैसे कमाए थे। अगर वो कमाए थे तो उस पर टैक्स भी देना चाहिए, मगर वो ऐसे तरीके से वाइट कॉलर जो तरीके से वो करते हैं, वो तो ऐसे ट्रांसफर होता है कि वो बेनामी कंपनियां खोलते हैं, उनके नाम पे चला जाता है, जाली कंपनियां होती हैं उनके नाम पे चला जाता है। अच्छा, और वहाँ पे तो थोड़ा सा ये बताइएगा घुमन साहब, इसमें जो जरदारी साहब का $60 मिलियन तो निकल चुका है, वो तो शिफ्ट हो जाइए। मैं बोले आपको कंफर्म बता रहा हूँ, मेरे सोर्सेज ने कंफर्म बताया, वो लोग जो इसमें मुलविस थे पैसा आगे पीछे करने में, वो कहते हैं $60 मिलियन तो शिफ्ट हो गया है। तो ये 200 कानून तो 200 बिलियन उसके अलावा है, 200 बिलियन उसके अलावा है। वो बात चले हम इसको भी ले लेते हैं, बट इवन देन भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उस केस को परसू तो कर रही है ना कि किन जिन लोगों ने विथड्रॉ किया है वो कौन लोग हैं, जिन्होंने ड्रा किया पैसा वहां से वो कौन लोग हैं। और अगर इसके अलावा और भी तो बेशुमार लोग हैं ना, ये कोई सिर्फ एक जरदारी साहब तो नहीं है, और भी हमारे यहाँ हजारों में नहीं है तो सैकड़ों में जरूर है जिनके। अच्छा, लास्टली घुमन साहब लास्टली मैं पूछूंगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी पाकिस्तान में जब ये करप्शन का पैसा कमाया गया, ठेकों में खाया गया है, इन्होंने अपने डेवलपमेंट फंड्स में खाया है, करप्शन की है, ट्रांसफर पोस्टिंग, चोरों की तरफ पैसा कटा गया है, ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे भेजा जाता है? ये यहाँ पे ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है, बैंक से इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कुछ और जरा इस्तेमाल होते हैं? लीगल चैनल से तो आप लेके जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो यकीनन मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो हुंडी और हवाला का जो बिजनेस चलता है वो सारा इसी के थ्रू जाता है ना पैसा। यहीं से कहते थे कि इतनी पेटियां दे दें और इतनी पेटियां खो के ले लें, बस इस तरह के चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुश्ताक घुमन आपका। क्लासा साहब आपने ना चाहते हुए सब कुछ बता दिया, उगलवा लिया। 200 बिलियन एक बड़ी रकम है, इट्स अ बिग अमाउंट। मुश्ताक इज अ वेरी गुड रिपोर्टर, मतलब मेरे अगर फेवरेट रिपोर्टर्स हैं ना कोई इस्लामाबाद में 2 3 4 तो उनमें मुश्ताक घुमन स्टैंड्स एट द टॉप। तो बड़ी अच्छी खबर थी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ शेयर करें, सारी आगे बताएं। अच्छा, आपको मेरा ख्याल है एक याद होगा जो मैं उस पर बात करना चाह रहा था, हमने पासपोर्ट लेमिनेशन स्कैंडल हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ एज ए फॉलोअप के तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा केस चल रहा है। फ्रेंच और अमेरिकन कंपनी जो हैं वो बाकायदा केस लड़ रही है लेमिनेशन स्कैंडल पे, और सुप्रीम कोर्ट ने खासा सख्त व्यू लिया हुआ है इस पे कि इसमें करप्शन हुई है, जो इन्होंने अमेरिकन कंपनी को ठेका दिया है उस पर खासी सीरियस ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, और इसी मेरा ख्याल महीने उसका केस का फैसला भी आ जाएगा। अब एक रिपोर्ट पेश हुई है कौमी असम्बली में
कौमी असम्बली बड़ी इन्फॉर्मेशन का डैन है, बड़ा कुछ मिलता है वहाँ से, हमारे जैसे रिपोर्टर्स के लिए बड़ा कुछ माल है जो हम निकाल के ले आते हैं वहाँ से। उसमें इनसे पूछा गया था कि पासपोर्ट लेमिनेशन स्कैंडल आया था यहाँ पे कुछ अर्सा पहले, तो उसमें किस किस मुलजिम को क्या क्या सजाएं दी गई थी। अच्छा। तो नई वजारत के दाखिला जो है, हमारे चौधरी निसार अली खान साहब बड़े दबंग किस्म के वजीर हैं, उन्होंने जवाब दिया लिख के, शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा, मियां नवाज शरीफ साहब की तरह वो भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की जहमत नहीं करते, और बगैर उनसे पढ़े हुए उन्होंने देख लिया होगा कि ये रिपोर्ट मांगी कि जमा करवा दें, लेकिन उनके नाम से वहाँ पे है। मैं थोड़ा सा पासपोर्ट स्कैंडल का जल्दी से आपको बता दूं कि ये कुछ अर्सा पहले 8 से 10 लाख तक का एक बैकलॉग आया था कि पासपोर्ट बनने ही बंद हो गए थे, लेमिनेशन पेपर ही नहीं मिल रहा था, जिसमें उस वक्त गोंदल साहब थे, एक ये वजीर साहब जो हमारे गोंदल साहब थे, इनके अजीज थे। एक तो हर स्कैंडल में कोई ना कोई गोंदल साहब और उनके अजीज साहब कहीं ना कहीं निकल आते। इस स्कैंडल में भी वहाँ पे मकबूल गोंदल साहब थे, वो शामिल थे। 8 से 10 लाख का इन्होंने बैकलॉग रखा। उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स ने बैरून मुल्क पढ़ने जाना था, हज के लिए जाना है, उम्रे के लिए जाना है, लोगों से ये डेली बेसिस पे 25 से 30 लाख रुपया कमा रहे थे वहाँ पे पासपोर्ट का महकमा। अब वो फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया है कि इस स्कैंडल के में डिटेल बताइए जाए, किस किस के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, तो वजारत दाखिला ने क्लीन चिट दिया, उन्होंने कि जनाब कुछ गलत नहीं हुआ हमारे यहाँ, बिल्कुल एवरीथिंग इज, यहाँ पे वो हनी एंड मून वाली बात है, आपको गलत किसी ने बताई है, इन्फॉर्मेशन बताई है, हमने बैकलॉग का मसला था हमने हल कर दिया, किसी अफसर को कुछ नहीं कहा गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब बिल्कुल ठीक है। ये इस मुल्क की ट्रेजिडी है कि जिन्होंने यहाँ पे 8 से 10 लाख का बैकलॉग किया, एक अमेरिकन कंपनी को ठेका दिया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन है कि गलत तरीके से आपने ये यहाँ आप प्रोसीजर फॉलो नहीं किए। 2008 का जो उनका क्राइटेरिया था 2013 में उसी की बुनियाद पे आपने उनको ठेका दिया, क्राइटेरिया कुछ था, आपने ठेका कुछ और दिया है। अब वो फरमाती है वजारत दाखिला के जनाब तमाम लोग ये क्लीन हैं, दूध से धुले हुए हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी पाकिस्तानी से कोई पैसे नहीं लिए जाए। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे जानने वाले थे, जिन्होंने पैसे दिए हैं और जाके पासपोर्ट लिए हैं। सो ये इस पासपोर्ट स्कैंडल का इंजाम हुआ है कि कुछ गिव एंड टेक और कुछ दो और लोग की पॉलिसी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ये आने वाले 5 सालों में भी आप इसी तरह के स्कैंडल लाते रहेंगे और अपने नाजरीन से नाजरीन हम शेयर करते रहेंगे। क्लासेस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।